अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक स्टार्ट किया हुआ है। आज उसके हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले एक्सप्लेन करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की जो वीडियोस न्यू बुक्स आई हैं उनकी वीडियो अपलोड हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इसी एक ही चैनल पे तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिलता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है जी? अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में है, एक किताब है वो मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो क़यामत तक पड़ी ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि उसको उठा के कहीं नहीं रखेंगे। और ये तो बात हर बच्चे को समझ आ जाती है कि वाकई ये कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है तो जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं वो उधर ही पड़ी रहेगी। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, कि अगर कोई जो है वो मोशन में है बॉडी, तो वो भी मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको रोकें नहीं। तो आपके जहन में आता होगा कि एक गाड़ी चल रही है तो वो जिसको जब हम बंद कर देते हैं तो वो रुक क्यों जाती है। बाल हम छक्का मारते हैं तो एक अगर कोई ना भी रोके तब भी रुक जाती है। पंखे का जो है पंखा है, हम उसको बंद कर दें, जैसे ही हम पीछे से स्विच ऑफ करते हैं तो वो तो बंद हो जाता है। तो यहाँ तो फिर न्यूटन की बात गलत साबित हो रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हम मैं आपको एक बॉल की ही मिसाल दूं कि जब बॉल को आप हिट करते हो तो कोई ना भी रोके तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, फ्रैक्शन होती है, ठीक है, आगे इसकी अपोजिशन होती है, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सबसे बड़ी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, फ्रैक्शन होती है, वो इन्वॉल्व हो रही होती है। गाड़ी का इंजन बंद कर दो तब भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही होती हैं। एक्चुअल में जब हम एक गाड़ी को चलाते हैं ना, तो उसको वो मूविंग हालत में आती ही उस वक्त है जब वो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर पहले काबू पाती है, ठीक है। तब वो आगे जो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही है, फ्रैक्शन होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जब उससे बढ़ती है हमारी फोर्स तब वो मूव करना शुरू करती है। तो लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो वो जो फोर्सेस होती हैं उसके ऊपर वो तो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। लेकिन ये फिनोमेना ये देखें सेटेलाइट का है। अब सेटेलाइट को जब छोड़ते हैं तो सेटेलाइट का कोई इंजन नहीं होता, सेटेलाइट के अंदर कोई पेट्रोल डीजल नहीं होता, ये जस्ट इसको आपने ऑर्बिट में छोड़ देना होता है और फिर ये चलता रहता है। ये यही फिनोमेना है इसका। क्यों? वहाँ भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस होती नहीं है। लेकिन अगर हम दुनिया में हम वैसे आप जो है अगर किताब कोई पड़ी हुई है तो वो तो पड़ी रहेगी, लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो इसलिए वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है कि वो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यू मे हैव सम टाइम ऑब्जर्व दैट यू put your bag on the seat next to you. Whenever the bus stops suddenly, the bag slide forward off the seat. जैसे आपका बैग पड़ा हुआ है गाड़ी के पीछे, जैसी गाड़ी रुकती है तो बैग आगे आ जाता है। या आप सीट बेल्ट क्यों बांधते हो? जैसी गाड़ी रुकती है तो आपके अंदर जर्क आता है, आप जो है आपका आगे सीट की तरफ आपका झुकाव हो जाता है ऊपर से। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है, ठीक है, इसकी रीज़न ये है द बैग वॉज इनिशियली मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज इट वॉज ऑन द मूविंग बस। जब बस मूव कर रही थी तो उसके अंदर जो चीज़ें थी, जो आप बंदे बैठा हुआ था, जो बैग था, वो भी मूविंग पोजीशन में था। लेकिन जब सडनली ब्रेक अप्लाई हुई तो वो अपनी उस जो मूविंग पोजीशन है उसको बरकरार रखने की कोशिश करती है। इसी तरह हम जब गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक ब्रेक लगती है तो जो हम हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है पूरा पार्ट ही मूव कर रहा होता है, लेकिन चूँकि नीचे वाला पार्ट स्टेशनरी होता है सीट के साथ तो हम फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो उसी तरह अपनी उस मूविंग पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश करता है। और अगर अचानक ब्रेक अप्लाई हो तो हम आगे हम झुक जाते हैं। इसी वजह से सीट बेल्ट भी बांधी जाती है कि आप जब अचानक खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो तो आप आगे जाके ना लगें। और ये एक और पूछा जाता सवाल कि या मूविंग अगर कोई व्हीकल है उससे हमने अगर अचानक उतरना है, अगर वो छोटी छोटी चल रही है तो हम आगे उसके साथ चलना क्यों शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट रुक क्यों नहीं जाते हैं? अगर हम डायरेक्ट रुकेंगे हम गिर जाएंगे।
हम उसके साथ भागना शुरू कर देते हैं। अगर मूविंग आप किसी बस से या ट्रेन से आप उतरते हो, थोड़ी थोड़ी वो चल रही है, तो उसका यही तरीका है कि आप उसके साथ भागना शुरू कर दो। क्यों? कि आप भी अपनी जो मूविंग पोजीशन है उसको बरकरार रखो, फिर आप अचानक आहिस्ता आहिस्ता आप रोको, ग्रेजुअली रोकोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनर्शिया की यहाँ पे डेफिनेशन है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द विच इट टेंड टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन। इनर्शिया इज रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट। इनर्शिया जो है वो एक बॉडी की वो खसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है कि जब वो रेस्ट कंटिन्यू वो अपनी जो उसकी पोजीशन होती है जिसमें वो पड़ी हुई है उसको वो बरकरार रखने की कोशिश करती है। टेंड टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। टेंड टू का मतलब कोशिश करती है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी कोशिश होगी कि वो उसी पोजीशन में रहे, और अगर वो मूव कर रही है तो उसकी कोशिश होगी कि उसी अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखे। ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। वेरी सिंपल था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसके नोट्स दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब एक्टिविटी एक है, ये आप घर में कर सकते हो। कॉइन एंड कॉर्ड एक्टिविटी इज़ अ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये आप ज़रूर कीजिएगा, आपको समझ भी आ जाएगी कि इनर्शिया क्या है। एक गिलास लें, ठीक है, यू नीड अ गिलास, अ कार्ड एंड अ कॉइन। एक कार्ड लो और एक कॉइन लो, सिक्का लो कोई भी, और एक गिलास लो। प्लेस द कार्ड ऑन द गिलास। आप गिलास के ऊपर क्या रखो, उस कार्ड को रख दो, और उसके ऊपर क्या रख दो, सिक्का रख दो। अब नाउ फ्लिक द कार्ड विद द जर्क ऑफ फिंगर। उसको तेज़ी से आप क्या करो, उसको नाउ फ्लिक द कार्ड, अब उसको उठा लो, उसको खींच लो, ठीक है, जो कार्ड है उसको। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो सिक्के हैं वैसे लॉजिकली तो इसके कार्ड के साथ आ जाने चाहिए, लेकिन ये सिक्के इसके अंदर गिर जाएंगे गिलास के अंदर। क्यों? ये जो सिक्के थे, कॉइन थे, ये रेस्ट पोजीशन में थे, इन्होंने अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखा लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया के अंदर जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया थी उसकी वजह से ये इसके साथ बाहर मूव नहीं हुए, ये अंदर ही गिर गए। ठीक है, तो यही वो पूछता आपसे, डिड द कॉइन मूव अवे, क्या वो उन्होंने मूव किया? नहीं। क्यों नहीं किया? द कॉइन टेंड टू स्टे एट रेस्ट, उन्होंने अपनी उस रेस्ट पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश की। सेल्फ असेसमेंट मैं वैसे पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन एवर द स्कूल बस स्टॉप ऑल ऑफ द सडन। मैंने ये भी आपको बताया है पीछे कि आप क्यों रेस्ट पोजीशन, जो आप जर्क क्यों फील करते हो जब अचानक ब्रेक लगती है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि आपकी जो बॉडीज़ है वो मूविंग पोजीशन में होती है। अचानक जब ब्रेक अप्लाई होती है तो वो अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है। वाई इट इज़ डेंजरस टू जंप फ्राम मूविंग बस, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों ऐसा होता है कि आप ये डेंजरस है मूविंग बॉडीज से, मूविंग ऑब्जेक्ट से, मूविंग व्हीकल से जब हम उतरते हैं तो हम सीधा खड़े क्यों नहीं होते हैं और हमें उसके साथ भागना क्यों शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप उस वक्त मूविंग पोजीशन में होते हो। वेरी इंपॉर्टेंट था। लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई दफ़ा आता है बोर्ड के पेपर में, और इसको जो ड्राइव करना भी आता है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम किसी फोर्स के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में वो मूव करना शुरू कर देती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। क्या मतलब? याद रखें, ये जो साइन है इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शन। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स और ए, फोर्स बढ़ाओगे ए बढ़ेगा, ठीक है, जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इसको क्या रीड करेंगे? ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। इसको ऐसा नहीं पढ़ना ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ऐसा नहीं है। या इसको कुछ बच्चे पढ़ देते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, नहीं, ये रॉन्ग है। इसको आप रीड आउट कैसे करोगे? ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। और अब जब 1 की जगह पे मैं अगर f लगा दूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं यकजा कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। याद रखें, फिजिक्स के अंदर साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हम इज इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं
तो साइन ऑफ प्रोपोर्शन हम हटाएंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। तो हमें एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, ये जिसने इक्वेशन बनाई होती है वो लेके आ जाता है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बताया गया कि जो साइन ऑफ प्रोपोर्शन है यहाँ पे हम जब ख़त्म करेंगे तो के लेके आ जाएंगे। तो के, अब ये एम इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इधर के और एफ रह जाएंगे। तो एफ की इज इक्वल टू एम ए, के की वैल्यू कह रहे हैं 1 है, ठीक है। तो टेकिंग वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट 1, तो 1 को मल्टीप्लाई के से एफ से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो के इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने हमें एक बुक वाले ने आपको ये वेबसाइट्स भी बताए हैं कि अगर आप मज़ीद इनको देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से इसको ये मज़ीद अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप इन वेबसाइट को विज़िट करें तो आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप भी ज़रूर इनको विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से भी सहूलत मिलेगी। वर्क एग्जांपल नंबर 5, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। आपको फाइंड द फोर्स दैट कैन कैलकुलेट द बॉडी ऑफ 50 kg, 50 kg एम है, मास है आपके पास, और ये वेलोसिटी है आपके पास, ये ठीक है, मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये आपके पास एम है, मास है। तो वैल्यू पुट कर देनी है आपने, गिवन आपने यहाँ पे गिवन डाटा लिखना है, एम इज इक्वल टू 50 kg, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, हम फार्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए, जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप 5 को 50 से मल्टीप्लाई किया, एफ के पास एफ की वैल्यू निकल आई। तो आपके पास फोर्स को आपने मल्टीप्लाई, यूनिट इसकी फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ आपने 5 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 250 न्यूटन आ गया। वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये थोड़ी सी, अच्छा मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये वैसे बोर्ड पे भी करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द फोर्स ऑफ दैट स्टॉप कार ऑफ 1000 kg, ये कार है जिसकी ये मास है कार का, फ्रॉम इट वेलोसिटी, और कार की वेलोसिटी जो है ये कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है 40 मीटर। आप गिवन डाटा पहले लिखें, मास है ये किसका, कार का मास है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, जिसको आप मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करोगे। तो कन्वर्ट करने के लिए 72 को आप ये जो किलोमीटर है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और आर की जगह पे 3600, क्यों 60 मल्टीप्लाई बाई 60, पहले आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर किया, फिर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये फार्मूला होता है, यानी कि आप पहले तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 3600 से डिवाइड करोगे। तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करो तो ये या वैसे काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36 2 72 होता है, तो 2 0 0 तो 20 आपके पास निकल आएगी वी आई। वी एफ 0 है क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में आ गई थी। एस आपको गिवन है, ए आपने पूछा नहीं गया, अब यहाँ पे आपसे पूछा तो गया है आपसे एफ फोर्स फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम जब तक हमारा जो एफ का फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो हमें ए जो है वो रिक्वायर्ड है ये एफ फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन वाले जो न्यूमेरिकल किए थे, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने ए फाइंड आउट करना हो और बाकी ये हमारे पास वेलोसिटीज और डिस्टेंस भी कवर हो हमारे पास हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, 2es इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ए आपने फाइंड आउट करना है, और 2s इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसको वैल्यू पुट की तो हमारे पास वो कह रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है। तो आप ए की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, ये वी एफ की जगह पे आपने 0 पुट की, वी आई की जगह पे आपने 2 पुट की, ये हमने ऊपर निकाल ली थी, ठीक है। और ये जो वी आई है ये हमने 2 नहीं निकाली थी, ये 20 थी, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बुक के अंदर क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। और ये 2 तो फार्मूले का रह गया, S20 का, यहाँ पे वो आपने 20 करनी है, ये देखें हमने 20 निकाली थी वी आई, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। तो 220 का जब आप स्क्वायर लोगे तो 200 हो जाएगा, तो 200 को आप 80 से डिवाइड करोगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल आएगा। वेरी इजी था। अब हमने आंसर तो ए निकला, अब हमने क्या निकालना है, फिजिकल टू एम में। तो अब एम आपको गिवन था ऊपर 100, ए आपने अभी ये निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एफ फिजिकल टू माइनस 500 न्यूटन आपका निकल आया। माइनस क्यों है, माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, आप सॉल्व कर लोगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, उससे पहले उन्होंने बोला है कि जी आप मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है, मास एक
वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मास जो होता है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है किसी भी जिस्म के अंदर कितना मास है, और वेट होता है कि उसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही होती है। तो ये डिफरेंस, पहले आपने डेफिनेशन दोनों की लिख ली, ये मास की डेफिनेशन है, ये वेट की डेफिनेशन है। उसके बाद कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मास के ऊपर एक ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी। आप इसको चांद पे ले जाओ, किसी मरीख पे ले जाओ, कहीं पे भी कोई एक किताब है तो उसका जितना मास ज़मीन पे है उसका चांद पे भी इतना ही है, लेकिन वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी एट द प्लेस। यूनिट मास की यूनिट क्या है, केजी है, और वेट की यूनिट क्या है, न्यूटन है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है जी आपको, अच्छा उसके लिए मास के लिए कौन सा यूज़ होता है टूल। मास के लिए हम यूज़ करते हैं, मास इज मेजर यूजिंग अ पैन, बैलेंस, ट्रिपल बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये सारे मास को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन वेट को मेजर करने के लिए सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है। ये दोनों का फ़र्क था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेरी सिंपल है कि एक्शन एज अ रिएक्शन, द एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किताब पढ़ी हुई है, इसकी ये बॉडी, ये जो मेज़ है इसके ऊपर इसका जो वेट है वो इसका एक्शन है, और ये वेट देखें ये नीचे की तरफ एक्शन है, और इसके ऊपर जो है ये रिएक्शन हो रहा है। ये कैसे, this law describes what happens when a body exerts a force on another body. Many times you throw a ball toward wall and it bounces back. आप बॉल फेंकते हो, आप वापस आ जाता है। आप ज़मीन पे चलते हो, ये भी इसी की एग्जांपल है न्यूटन थर्ड मोशन की, कि हम ज़मीन को कट कर रहे थे, हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। हम स्विमिंग करते हैं, हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी हमें आगे की तरफ लेके जाता है। ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये जो हम ज़मीन पे चल रहे हैं, ये इसी की लॉ ऑफ जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसी की एग्जांपल है। वाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड यू पुश अ ग्राउंड विद अ फीट, द ग्राउंड पुश यू बैक, दस यू मूव। ये देखें, यही मैंने आपको बताया है। एज दीज फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स, सो व्हेन वन बॉडी पुश अगेंस्ट अनदर द सेकंड बॉडी पुश बैक जस्ट एज हार्ड। तो ये एक्शन है, जैसे मैंने ज़मीन को पीछे की तरफ धकेला, ये एक्शन था, ज़मीन ने मुझे आगे की तरफ धकेला, ये उसका रिएक्शन था। ये जो रॉकेट है, ये देखें रॉकेट ऊपर जाता है तो ये अपने पीछे से एक बड़ी जो है वो फास्ट वेलोसिटी वाली गैस जो है वो उसको ये एक्सर्ट करता है। व्हेन अ रॉकेट ignite its fuel behind it, the expanding exhaust gas push on the rocket causing it to accelerate। तो ये जो इसका रिएक्शन होगा वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा रॉकेट को। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट था। ये इसकी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स का क्या रोल है, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ वाइल यू पुल अ कैप। तो ये अब आप कैटापुल को आप जब पुल करोगे तो वो आपको पुश करेगा वापस, यही है, क्योंकि ये उसका रिएक्शन होगा। वाई मास डज नॉट डिफर वाइल वेट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो भाई मास होता है अमाउंट ऑफ, मास जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और वो एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। वो तो कहीं पे भी आप, एक बॉल है 1 kg की, उसको आप कहीं पे भी ले के जाओगे तो वो 1 kg ही रहेगा। लेकिन वेट जो है ये होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। ये टॉपिक हमने आज कवर किए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में 3.3 हम टॉपिक कवर करेंगे, सर्कुलर मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।